Dear students, before starting the chapters of accounting equation and journal entries, you need to be perfect in this classification of transaction. What is transaction? Transaction or particularly external transaction means exchange of resources between two parties. दो parties के बीच में exchange of resources. कौन से resources? Economic resources. इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? जिनमें कोई वैल्यू हो, दो पार्टीज के बीच में कुछ लेन देन हो. इकोनॉमिक रिसोर्सेज का एग्जाम्पल, मैंने आपसे गुड्स परचेज किए और मैंने आपको पेमेंट दे दिया. सिंपल, ये ट्रांजैक्शन है. पिज्ज़ा खरीदा, पेमेंट कर दिया, ट्रांजैक्शन है. ऑनलाइन ऑर्डर दिया, गुड्स मिले, पेमेंट कर दिया, ट्रांजैक्शन है. सर गुड्स खरीद लिए लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं किया है, वो भी ट्रांजैक्शन है, क्योंकि आपकी ड्यूटी हो गई है कि आपको पे करना पड़ेगा. हाँ, वो अलग बात है कि पे करें ना करें, लेकिन फॉर द टाइम बिंग लीगल तो ड्यूटी आपकी हो गई ना, वो भी ट्रांजैक्शन है. नाउ वी आर गोइंग टू कैटेगराइज ऑल द ट्रांजैक्शंस इनटू टू, नेमली सेटल्ड ट्रांजैक्शन. सेटल्ड ट्रांजैक्शन मतलब जहाँ पे दोनों पार्टीज को जो भी लेना देना था एक दूसरे से, यो हनी सिंह, वो सेटलमेंट हो चुका है. दैट मीन्स कुछ लेना देना बाकी नहीं है. एग्जाम्पल, मैंने आपसे गुड्स खरीदे 10,000 के, 10,000 मैंने पेमेंट भी कर दिया. अब कुछ ना लेना मुझे बाकी है ना देना कुछ बाकी है. दोनों पार्टीज को एक दूसरे से ना कुछ लेना बाकी है ना कुछ देना बाकी है. उसको हम बोलेंगे सेटल्ड ट्रांजेक्शन, और सिंपली उसको हम नाम दे रहे हैं जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन. प्लीज डोंट टेक इट टेक्निकली. सिंपली हम उसको नाम देंगे कैश ट्रांजैक्शन. यहां कैश ट्रांजैक्शन इसका मतलब ये नहीं कि कैश दिया, चेक दिया हो तो भी उसको कैश ट्रांजैक्शन, इसलिए सेटल्ड ट्रांजैक्शन है, कुछ लेना देना बाकी नहीं है. सेकेंड, दोज ट्रांजैक्शन जहां पे सेटलमेंट होना भी बाकी है, येट टू बी सेटल्ड. एग्जाम्पल, मैंने आपसे गुड्स खरीदे, राइट, लेकिन इसके बदले में मुझे पेमेंट देना है, अभी तक दिया नहीं है. मैंने बोला कि मैं आपको 10 डेज के बाद पेमेंट दूंगा. तो आज के दिन बताइए, मुझे कुछ लेना बाकी है क्या? नहीं, मैंने जो लेना था ले लिया गुड्स. क्या मुझे आपको कुछ देना बाकी है? यस, बाकी है. तो दोनों पार्टीज को उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कुछ लेना या देना बाकी है, तो उसको कहा जाएगा येट टू बी सेटल्ड. एंड फॉर सिंप्लीफिकेशन हम उसको नाम दे रहे हैं क्रेडिट. आई रिक्वेस्ट, इसको आप टेक्निकल टर्म्स में नहीं लेंगे, सिंपल टर्म्स में. लेकिन ये आइडेंटिफिकेशन इतना ज़्यादा भी सिंपल नहीं है. हम जैसे टीचर्स और स्टूडेंट से भी ये गलतियां होती हैं कई बार, ध्यान से ना पढ़ने के कारण. तो हमें क्रैक करना पड़ेगा कि वेदर द ट्रांजैक्शन इज सेटल्ड और येट टू बी सेटल्ड, क्योंकि उसके हिसाब से आगे के स्टेजेस वेरी कर जाएंगे. नाउ ट्रांजैक्शन पार्शियल भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने गुड्स परचेज किए 10,000 के, राइट, 7,000 मैंने आपको दे दिए, 3,000 मैंने प्रॉमिस किया कि मैं आपको बाद में दूंगा. अब बताओ, ये सेटल्ड है कि येट टू बी सेटल्ड है? तो अगर इस पोर्शन को देखिए तो ये सेटल्ड लगता है, लेकिन इस पोर्शन को देखिए तो 3,000 अभी बाकी है, तो येट टू बी सेटल्ड. तो दोनों का कॉम्बिनेशन है ये. So how can we identify whether the transaction is settled transaction or yet to be settled transaction? तो ये गोल्डन प्रिंसिपल है. ये मैंने टेबल बनाया है, मोस्ट लाइकली किसी बुक में आपको ये नहीं मिलेगा, तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट. In order to identify whether the transaction is settled or yet to be settled, that is cash or credit, you need to ask 3 questions, and the answer of these 3 questions will guide you whether the transaction is cash or credit. Those 3 questions are: first, क्या क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि द अमाउंट वॉज रिसीव्ड और पेड, कैश और अमाउंट वॉज रिसीव्ड और पेड, ये आपको चेक करना पड़ेगा. सेकेंड, क्वेश्चन पढ़ते समय आपको चेक करना पड़ेगा क्या इट इज स्टेटेड वेदर द ट्रांजैक्शन इज ऑन क्रेडिट. थर्ड, जिस पार्टी के साथ हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस पार्टी का नाम दिया हुआ है क्या? सर जिस पार्टी मतलब हम कौन है? हम जिस बिजनेस का अकाउंटिंग करते हैं हम खुद को वही मान लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप सिद्धार्थ क्लासेस का अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि आप सिद्धार्थ क्लासेस ही हो. तो फिर पार्टी कौन सी होगी? सामने वाली जिसके साथ हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है. तो उस पार्टी का नाम मेंशन है क्या क्वेश्चन में? फॉर एग्जाम्पल, परचेज गुड्स फ्रॉम राम. हम राम नहीं है, हम वो बिजनेस हैं जिसने गुड्स परचेज किए राम से.
हाँ तो राम पार्टी नाम दिया हुआ है, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि इन तीनों का जवाब क्या है. सपोज इट इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन दैट अमाउंट वॉज रिसीव्ड और पेड, और ये भी मेंशन नहीं है कि ये क्रेडिट पे है, और ये भी मेंशन नहीं है कि किस पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन किया. एग्जाम्पल, परचेज गुड्स फॉर ₹10,000, खत्म. परचेज गुड्स फॉर ₹10,000, 10,000 के गुड्स परचेज किए. अब क्या लिखा हुआ है? अमाउंट वॉज रिसीव्ड और पेड? नहीं. क्या ये लिखा हुआ है क्रेडिट पे परचेज किए? ये भी मेंशन नहीं है. और जिसके साथ हमारा ट्रांजैक्शन हुआ, किससे हमने परचेज किया, ये मेंशन है? ये भी नहीं है. इनके तीनों मेंशन नहीं हो तो हम मानते हैं कि ये कैश ट्रांजैक्शन है. और उसका रीज़न भी है, क्योंकि अगर ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता तो किसी न किसी पार्टी से हमें लेना या देना बाकी रहता, तो उस पार्टी का नाम मेंशन करना चाहिए था. वो भी नहीं किया गया है. दैट मीन्स किसी से कुछ बाकी नहीं है. तो हमने गुड्स लिए हैं तो पेमेंट दे चुके होंगे. सेकेंड, सपोज दिया हुआ इट इज क्लियरली स्टेटेड इन द क्वेश्चन द अमाउंट वॉज रिसीव्ड और पेड, और क्रेडिट पे है ऐसा मेंशन नहीं है, तो हो ही नहीं सकता. जब कैश पे कर दिया तो क्रेडिट कहाँ से होगा. एंड पार्टी का नाम भी मेंशन नहीं है, तो इट इज क्लियरली मेंशन इन द क्वेश्चन दैट अमाउंट वॉज पेड और रिसीव्ड. ऑन क्रेडिट है ऐसा मेंशन नहीं है, और नेम ऑफ द पार्टी भी मेंशन नहीं है, तो वो कैश ट्रांजैक्शन होगा. दैट इज सेटल्ड ट्रांजैक्शन. थर्ड, कैश और रिसीव्ड और पेड दिया हुआ है, एक्सप्लिसिटली दिया हुआ है. ऑन क्रेडिट है, नहीं लिखा हुआ है ये, और पार्टी का नाम भी दिया हुआ है. तो क्योंकि ये दिया हुआ है, जिससे हमने खरीदा या बेचा उसको हमने पेमेंट दे दिया या उसे ले लिया, तो सेटलमेंट हो गया है. तो अगेन इसको कैश ट्रांजैक्शन मानेंगे, सेटल्ड ट्रांजैक्शन मानेंगे. अगेन, अगर इट इज़ नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन कि अमाउंट वॉज रिसीव्ड और पेड, और क्रेडिट पे भी नहीं लिखा हुआ है कि वेदर दैट इज ट्रांजैक्शन वॉज ऑन कैश बेसिस और क्रेडिट बेसिस, बट नेम ऑफ द पार्टी इज मेंशन, तो पार्टी का नाम क्यों मेंशन किया गया है? कुछ लेना देना बाकी रह गया होगा इस कारण से, तो हम उसको मानेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन. फॉर एग्जाम्पल, गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर ₹10,000, नॉट मेंशन वेदर अमाउंट वॉज पेड टू राम और नॉट, नॉट मेंशन दैट ट्रांजैक्शन वॉज ऑन क्रेडिट, बट नेम ऑफ द पार्टी वॉज मेंशन, तो हम मानेंगे अनसेटल्ड ट्रांजैक्शन है, येट टू बी सेटल्ड. नेक्स्ट, not mentioned in the question कि amount received or paid, but it is clearly mentioned that the transaction is on credit basis, that is लेना देना बाकी है, and name of the party is not mentioned. Then also because it is mentioned कि credit पे है, तो हम credit ही मानेंगे, that is दोनों parties के बीच में settlement नहीं हुआ है. And last, cash received or paid, not mentioned. On credit, it is clearly mentioned that the transaction is on credit basis, and name of the party is also mentioned. दोनों ही mention है, तो because it is clearly mentioned the transaction is on credit basis और settlement नहीं हुआ है, तो हम यही credit basis मानेंगे. Transaction can be partial, that is settled, and partially unsettled. 10,000 के गुड्स परचेज किए, 7,000 मैंने आपको पे कर दिया, 3,000 पे करना बाकी है, 7,3, तो पार्शियल भी हो सकता है ट्रांजैक्शन. Dear students, now let us apply the concepts we learned earlier. We need to identify whether the transactions are settled or unsettled. First, purchase goods for 5,000. The first question need to be asked whether it is stated in the question कि amount was received or paid, not mentioned in the question. Second, whether it is mentioned in the question the transaction is on credit basis, again not mentioned. Third, party जिससे हमने goods purchase किए, not mentioned. तीनों में क्रॉस, देयरफॉर हम एज्यूम करेंगे ये कैश ट्रांजैक्शन है. कैश मीन्स यहाँ पे सेटलमेंट हो चुका है, हमने गुड्स ले लिए और पेमेंट दे दिया होगा किसी पार्टी को, दैट इज़ दोनों पार्टी को ना कुछ लेना बाकी है ना देना, सो कैश ट्रांजैक्शन. सेकेंड, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000, पार्टी का नाम मेंशन नहीं है, क्रेडिट भी मेंशन नहीं है, लेकिन फर्स्ट वाला क्वेश्चन whether it is mentioned in the question the cash was received or paid or amount was received or paid, yes it is clearly mentioned for cash, इससे पहले में नहीं mention था, therefore this will be cash transaction, that is हमने goods लिए होंगे और पैसे दिए होंगे. Third, purchase goods from Ram and paid ₹5,000. First question,
वेदर इट इज स्टेटेड दैट अमाउंट वॉज रिसीव्ड और पेड, यस इट इज क्लियरली मेंशन। तो फिर आगे वैसे जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी चेक कर लें। सेकंड क्वेश्चन, वेदर द ट्रांजेक्शन इज ऑन क्रेडिट बेसिस, नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन। थर्ड, नेम ऑफ द पार्टी इज मेंशन इन द क्वेश्चन। सो अमाउंट वॉज रिसीव्ड और पेड ये भी मेंशन है और पार्टी भी मेंशन है, कैश ट्रांजेक्शन मानेंगे अगेन। तो ये सारे कैश ट्रांजेक्शन। फोर्थ, परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर ₹5,000। फर्स्ट क्वेश्चन चेक करें, अमाउंट और रिसीव्ड और पेड नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, कहीं पे भी मेंशन नहीं है। ये इसका मतलब ये नहीं कि अमाउंट और रिसीव्ड और पेड, इसका मतलब तो ये है कि 5,000 रुपीज़ के गुड्स थे, बट इट इज़ नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन कि अमाउंट वॉज रिसीव्ड और पेड। तो फर्स्ट में तो क्रॉस लग गया। सेकेंड, whether it is given in the question the transaction is on credit basis, not mentioned in the question. Third, whether the name of the party दिया हुआ है, yes it is clearly mentioned. तो हम इसको क्या मानेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। दैट मीन्स हमने गुड्स परचेज किए लेकिन पेमेंट अभी नहीं दिया है हमने राम को, तो फ्यूचर में हमें राम को पैसे देने पड़ेंगे। दैट इज ट्रांजेक्शन क्रेडिट है, सेटल नहीं हुआ है, अनसेटल्ड है। फिफ्थ, परचेज गुड्स on credit for ₹5,000. First question, amount received or paid, not mentioned in the question. Second, whether it is mentioned the transaction is on credit, yes it is clearly mentioned. Name of the party, not mentioned. And because it is clearly mentioned that transaction is on credit basis, तो ये credit transaction है, मतलब गुड्स हमने परचेज किए होंगे लेकिन पेमेंट देना पार्टी को बाकी है। सिक्स, purchase goods on credit from Ram for ₹5,000. First question, whether it is stated in the question कि amount was received or paid, not mentioned. Second question, whether it is mentioned the transaction is on credit basis, yes it is clearly mentioned, and name of the party is also mentioned. So this is a credit transaction, that is settlement नहीं हुआ है, goods हमने लिए हैं, payment देना बाकी है। Seventh, purchase goods for ₹5,000 and paid 40% immediately. In this question, whether it is mentioned in the question कि amount was received or paid, yes mentioned, but only 40%, right? Second question, whether it is given in the question कि transaction was on credit, no, not mentioned. And whether the name of the party is mentioned, again party is also not mentioned. Therefore 40% transaction will be cash, that is settled, and 60% is credit, that is unsettled. इसका मतलब है 2,000 रुपीज़ हमने दे दिए हैं, 3,000 अभी सामने वाली पार्टी को देना बाकी है। एंड एट, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट एंड पेड इमीडिएटली। परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट एंड पेड इमीडिएटली। ये फर्स्ट, whether it is mentioned in the question the amount was received or paid, yes mentioned. Whether it is mentioned the transaction is credit, yes it is mentioned that is transaction is credit. Name of the party वो भी दिया हुआ है, तीनों ही टिक। तो सर ये तो केस हमने किया ही नहीं। अरे बच्चों ये केस तो हो ही नहीं सकता। रीज़न, अगर पेमेंट दे दिया है तो बाकी कैसे होगा? क्रेडिट मतलब लेना देना बाकी है, तो इसमें दोनों है, क्रेडिट भी है और इमिडिएटली पे भी कर दिया। पे कर दिया तो लेना देना बाकी नहीं हो सकता, और बाकी है तो पे नहीं किया गया होगा, दोनों नहीं हो सकते। तो ये मैंने जानबूझ के गलती की है।